कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। देखने में तो लड़ाई कांटे की लग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल 20 दिखाई दे रही है अधिकांश। इस बार अखिलेश ने बाराबंकी में जिस प्रकार से टिकटों का वितरण किया, जो बहुत फंसी हुई सीट थी रामनगर, जिस पे दोनों योद्धा लड़ रहे थे, गोप और ये आपके राकेश, और उसको जो फेंटा उन्होंने ताश के पत्तों की तरह सीटों का जो बदलाव किया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने जा रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात जो बाप नहीं कर सके, वो उन्होंने अंतरकलह बाराबंकी में समाजवादी पार्टी की काफी। शहर में बाराबंकी वो जिला जो राजधानी लखनऊ से सटा है, जहां पर कभी समाजवादियों का गढ़ रहा करता था, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इस शहर की 6 सीटों पर में से 5 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार 2022 में बाराबंकी की जनता ने क्या जनादेश दिया है, हमारे साथ बात करने के लिए, बाराबंकी की जनता के मुद्दों को समझने के लिए और कौन हार कौन जीत रहा है, इसको परखने वाले पत्रकार मौजूद हैं। सतीश श्रीवास्तव जी हैं, तारिक हैं हमारे साथ, तारिक खान जी हैं, श्रीनिवास हैं और हमारे साथ ही रेहान हैं। शुरुआत सतीश जी से ही करेंगे। सर, इस बार की अगर वोट की बात करें तो बाराबंकी में लोगों के मुद्दे क्या रहे और क्या ट्रेंड रहा इस बार वोटिंग का? बाराबंकी में भी लगभग वही मुद्दे रहे जो दूसरे जिलों में रहे, जैसे महंगाई है, लखीमपुर कांड का भी प्रभाव रहा, और जो यहाँ की समस्याएं, लोकल जो समस्याएं हैं कि यहाँ की पूरी आबादी चाहे शिक्षा के लिए हो चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, वो लखनऊ पर निर्भर है, राजधानी पर निर्भर है। यहाँ एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। जिसको भी कोई दर्द हुआ, बड़ा दर्द है तो लखनऊ जाना पड़ेगा। बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है तो लखनऊ जाना पड़ेगा। ये तमाम मुद्दे हैं। ये तमाम मुद्दे रहे, बिल्कुल रहे। यहाँ राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ का प्रतिनिधित्व किया राजनाथ सिंह ने, लेकिन जिस हैदरगढ़ क्षेत्र से वो चुने जाते थे, वहाँ उन्होंने एक अस्पताल नहीं बनाया, एक डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया। एक नाम और भूल रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा का। बेनी प्रसाद वर्मा की बात करें तो बेनी प्रसाद वर्मा के पास जो मंत्रालय रहा उसमें तो उन्होंने काम किया। जैसे दूरसंचार मंत्रालय था उनके पास, तो दूर संचार के क्षेत्र में आप चाहे नदी के किनारे चले जाइए तो वहाँ भी आपको वो नेटवर्क मिलेगा और एक्सचेंज पड़ा हुआ है, चाहे नदी में कट ही गया हो। तो उन्होंने काम किया था। जब उनके पास पीडब्ल्यूडी था तो उन्होंने सड़कें बनवाई यहाँ पे। क्या इस बार 2022 में मुद्दे बदले हैं 2017 से? क्या इस बार राजनीतिक समीकरण कुछ बदल रहे हैं? आबो हवा जो कहा जा रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच में जो झगड़ा है, जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में इस बार कुछ बाराबंकी में कुछ तब्दीली ज्यादा होगी? हाँ, तब्दीली ज्यादा होगी। देखने में तो लड़ाई कांटे की लग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल 20 दिखाई दे रही है अधिकांश, 20 दिखाई दे रही है। तारिक साहब, बाराबंकी क्या निर्णय देने वाला है? आपने तो समझा होगा, रहने वाले हैं, और बाराबंकी उर्दू के खुमार बाराबंकी के शहर है, तो ऐसे में तारिक भाई से भी जान लेंगे क्या 6 सीटों का समीकरण क्या कह रहा है, कहाँ जा रहा है जनादेश? देखिए, अभी हमारे साथी ने जो बताया आपको, स्थानीय मुद्दे जो हैं उसकी शिकायत तो सबके जुबान पर रही है कि जो तरक्की करना चाहिए वो यूँ भी कहा जाए लखनऊ की वजह से वो तरक्की हमें नहीं मिल पाई, और उसमें वो मुद्दे तो अपनी जगह, लेकिन ये जो अगर चेंज आएगा इस बार के इलेक्शन में, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाराबंकी जिले में दलित बाहुल है और ओबीसी बाहुल क्षेत्र ही है। नंबर 1 पे दलित है, नंबर 2 पर जो है वो पिछड़ा वर्ग है। पिछड़े वर्ग में यादव और कुर्मी ये आगे पीछे हैं, और उसके बाद 25% के आसपास मुस्लिम आबादी भी है। लेकिन मैं आप को एक मिनट रोक रहा हूँ, इन्हीं वोट बैंक की तो लड़ाई है सपा और भाजपा के बीच में। इसी पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा सबर रखें। ऐसा है कि मुस्लिम में भी ओबीसी ज्यादा है ना। भाजपा ने 14 में जो सफलता हासिल की थी, उसका मुख्य कारण ये था, मैं प्रदेश व्यापी कह सकता हूँ इसको, कि उन्होंने गैर यादव ओबीसी जो था उसकी बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की थी और उसका लाभ मिला था।
और बाराबंकी भी जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, वो भी कुछ स्थानीय कारण भी थे। भाजपा का समाजवादी की अंतर्कलह भी थी, यहाँ गोप और बेनी प्रसाद के बीच जो एक ग्रुपबाजी चलती थी, उसका भी नुकसान पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। इस बार अखिलेश ने बाराबंकी में जिस प्रकार से टिकटों का वितरण किया, जो बहुत फंसी हुई सीट थी रामनगर, जिस पे दोनों योद्धा लड़ रहे थे, गोप और ये आपके राकेश, और उसको जो फेंटा उन्होंने ताश के पत्तों की तरह सीटों का जो बदलाव किया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने जा रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात जो बाप नहीं कर सके, वो उन्होंने अंतर्कलह बाराबंकी में समाजवादी पार्टी की काफी हद तक दूर कर दी है। आगे क्या होगा नहीं कहा जाता। बाराबंकी में मतलब एक जो वर्चस्व की लड़ाई होती थी अरविंद सिंह गोप और बेनी प्रसाद वर्मा, तो ये जो गुटबाजी थी वो खत्म हो गई, काफी डाइल्यूट हो गई है। अच्छा। अब आगे क्या होगा उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन इस चुनाव में बहुत अच्छा वातावरण देखा गया सपा के लिए सपा के लिए। और बीजेपी के लिए कोई संकेत? बीजेपी के लिए देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ताओं में इस बार हमें जोश नहीं दिखा। उसका मुख्य कारण ये रहा कि एक तो वो मुद्दे थे, सांड का मुद्दा था, खेतों में मुद्दा था, प्लस जो भी वादे किए थे सब झूठ पे आधारित निकले, कोई वादा पूरा नहीं कर सके आप। जहां तक राशन व्यवस्था की बात है तो मध्यम वर्गीय उससे अनअफेक्टेड रहा। भाई राशन किसको मिला? अंत्योदय कार्ड होल्डर्स को। पहले भी मिलता था, चलिए उसमें कहीं बेईमानी होती थी, नहीं मिल पाता था, आपने खाते में पैसा डाला, वो सब ठीक है, वो जनता समझती हो तो हमारा राइट था, हमें मिलना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि भाई राइट टू फूड 2011 में वो लेके आई यूपीए। मेन ये है कि उनको परिवर्तन चाहिए था, और सबसे बड़ी बात ये खौफ का वातावरण चल रहा था जो इस समय पूरे प्रदेश में, उससे भी पब्लिक निकलना चाहती थी। ये सब मुद्दे श्रीनिवास से पूछेंगे। श्रीनिवास, मुझे लगता है कि नौजवान है और इन्होंने हर सीट का विश्लेषण खुद जाकर किया होगा। श्रीनिवास भाई, एक सवाल कि क्या इस बार बाराबंकी की जनता ने परंपरागत जो ट्रेंड चल रहा था उससे उलट करके कुछ सोचा है? क्या नतीजे हो सकते हैं? थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ा है, क्योंकि यहाँ जो वर्चस्व की लड़ाई थी सपा में दो बड़े कद के नेताओं के बीच, जैसे अरविंद सिंह गोप, और सीटों को लेकर के, रामनगर सीट को लेकर के बेनी प्रसाद वर्मा एक बड़ा कद थे, और अरविंद सिंह गोप भी क्षत्रिय नेता के रूप में पूरे प्रदेश में बड़ा कद है। तो रामनगर सीट को लेकर के बड़ा विवाद था। अखिलेश यादव ने इस विवाद को शांत तो कर दिया, लेकिन ये कहा जाए कि समाजवादी ही सारे सीटों पर आगे है, तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि समाजवादी सारे सीटों पर आगे है। बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी लड़ाई में है और कांटे की लड़ाई में है। मिला जुला असर देखने को मिला। विधानसभाओं का हम लोगों ने चुनाव में दौरा किया, लगभग सभी विधानसभाओं का दौरा किया। ये जो राशन वितरण है, भाई भाजपा का जो कार्यकर्ता है या जो भाजपा का परंपरागत वोटर है, वो या तो किसी को वोट नहीं करता है, दूसरे दलों को वोट नहीं करता है, वो घर पर कुंडली मार करके बैठ जाता है, या तो वोट ही नहीं करेगा, और करेगा तो भाजपा को करता है, तो वो भाजपा को करता है। आपने देखा होगा कि पिछली बार अगर आप जो हुए हैं, मतदान हुए हैं, उनका अगर परसेंटेज देखिए तो पिछली बार से परसेंटेज करीब 1.5% के आसपास जो है वो परसेंटेज बढ़ा है। इसका मतलब भाजपा का वोटर स्थिर रहा, वो चुपचाप रहा और उसने वोट कर दिया। एक हवा बनी थी कि समाजवादी बहुत कांटे की लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी का चाल और चरित्र आप जान ही रहे हैं कैसा है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। तो इसका इफेक्ट वो तो आप पार्टी लाइन वाली, मैं तो बस क्या इसका इफेक्ट लोगों में दिखा? हाँ बिल्कुल, जो अखिलेश यादव ने पेंशन की वो घोषणा की, अखिलेश यादव ने जो लोगों को लैपटॉप वगैरह देने की घोषणा की, रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बोला, उसका प्रभाव है जिले में। तो फिर सपा के पक्ष में होगा। लेकिन सुरक्षा का मुद्दा, राशन वितरण का मुद्दा, आवास का मुद्दा, आप किसी भी कॉलोनी चले जाइए, हर तीसरे चौथे घर के बाद आपको एक आवास मिलेगा, उस पर लिखा होगा। मतलब ये चाचा विकास का जो मुद्दा जो बीजेपी कह रही है, मुस्लिम ये बोल रहे थे, बात हुई मुस्लिमों से, अब वो चाहे अंदर मन से बोल रहे हो या बाहरी मन से बोल रहे हो, उन्होंने ये कहा कि चाचा ने हमको आवास दिया, मोदी को चाचा कह करके संबोधित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है।
कि मुस्लिम वोट ऑफ परसेंटेज जो मुस्लिम का है, हम ये नहीं कहते हैं कि मुस्लिम पूरी तरह से समाजवादी की तरफ वोट करेगा, हम इस बात से सहमत नहीं, भले ही थोड़ा सा वोट करे, लेकिन भाजपा को मुस्लिम वोट इस बार मिलने वाला है और इसका मिलने वाला है और इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भाजपा ने जो 80-20 की बात कही कि 80 में हमें 20 की लड़ाई है, तो उन्होंने मुस्लिम को अलग ही कर दिया ना। 80-20 में तो 20 वो इस तरीके से कर दिया, इसका इफेक्ट नहीं मुस्लिम वोटरों में है। नहीं, इसका कोई, देखिए आपको बताएं कि सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए कि जो राशन वितरण है, राशन वितरण से इसको ले लीजिए कि जो राशन वितरण होता था वो पहले ऐसे होता था कि थंब इम्प्रेशन लगता नहीं था। प्रधान या प्रधान के जो समर्थक होते थे उनके पास कोटा होता था। आप जान ही रहे हैं कि वो लोग धन बल में और कैसे थे, प्रभावशाली लोग होते। तो गांव का जो गरीब तबका है, ये प्रदेश जो है, ये जिला जो है, वो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय किसी तरह 2-4 बीघे की जोत के किसान हैं, ये चीजें हैं और वो कह नहीं पाते थे। अब क्या है, वो जाते हैं, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, मनरेगा में काम करते हैं, तो ऑनलाइन सारी चीजें हैं, किसान सम्मान निधि, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। वो एक अलग बात है कि मतदाता स्थिर है। आने वाले चुनाव क्या परिणाम देते हैं ये तो नहीं मालूम है, लेकिन स्थितियां यही है। हमारे साथ रेहान है, रेहान हमारे साथी हैं। रेहान, आपसे एक सवाल कि बाराबंकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बीजेपी बहुत हमलावर है। उसने कहा कि हमारे सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा। बाराबंकी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो एम्बुलेंस कनेक्शन था वो बाराबंकी का था, और पहले भी मुख्तार अंसारी के तमाम गुर्गे बाराबंकी और लखनऊ में ही शरण लेते थे और तमाम हत्याकांडों में बाराबंकी के लड़कों का नाम आया। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की जो कार्रवाई की गई मुख्तार के खिलाफ, क्या वो उसका इम्पैक्ट यहाँ के वोटरों में देखने को मिला? देखिए, मुख्तार अंसारी वाला कांड तो आप सब जानते हैं, एम्बुलेंस कांड फेक कांड था। उसमें सिर्फ एक उसको राजनीतिक उसको बनाया गया था पूरा वो रख करके। और लॉ एंड ऑर्डर की बात जहाँ तक की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा भी रहा है और ख़राब भी रहा है, दोनों तरह से यहाँ रहा है। क्या इसको पब्लिक के इम्पैक्ट में देख रहे हैं? नहीं, पब्लिक इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको सिर्फ रोजगार चाहिए था। और छुट्टा जानवरों का जो मेन मुद्दा चला है, ये आपको महसूस, ये छुट्टा जानवरों का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रहा है। जैसे बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ आप गए सभी जगह गए, हम लोगों ने सभी जगह देखा। लेकिन वहाँ पे जैसे हैदरगढ़ आप ले लीजिए, नया प्रत्याशी था बीजेपी का, तो वहाँ पे अच्छा लड़ा वो। लेकिन क्योंकि पुराना राममगन रावत था वहाँ पे, तो उसने 2 ब्लॉकों से अच्छी लड़ाई लड़ा। एक हैदरगढ़ में वो पीछे रहेगा जहाँ तक माना जा रहा है। अच्छा। और अगर आप बात करिए उसके बगल में दरियाबाद है, तो सतीश शर्मा पूर्व विधायक थे, दोबारा फिर लड़े, बहुत अच्छा लड़े वो वहाँ पे अरविंद सिंह गोप के मुकाबले में। लेकिन अब वहाँ पे जितना बीएसपी वोट काटेगी वो नुकसान उतना आपके बीजेपी को होगा। तो अब 10 तारीख को पता चलेगा कौन कितने नुकसान में है, पानी में है वहाँ पे। ये है। हम फिर से अभी हम एक सवालों का एक बार फिर से ले लेते हैं। सर, अब अगर हम देखें कि बाराबंकी के 6 विधानसभाओं में आपके हिसाब से कांटे की टक्कर दरियाबाद, जहां पे सीट कहा जा रहा है कि अरविंद सिंह गोप लड़ रहे थे, रामनगर से शरद अवस्थी मैदान में है, तो ये कुछ सीटें, कुर्सी से राकेश वर्मा हैं, जैदपुर से तनुष पुनिया है, पीएल पुनिया के बेटे हैं, तो ये कुछ सीटें बड़ी वीवीआईपी हो गई। तो इन सीटों का समीकरण क्या है ये समझा दीजिए, और दूसरा, इन सीटों के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि क्या जनादेश हो सकता है? जैसे हम बात करें कुर्सी की, तो कुर्सी बैकवर्ड बहुल क्षेत्र है। वहाँ से दोनों ही पार्टियों ने कुर्मी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी वहाँ कुर्मी उम्मीदवार ही दिया था। तो नतीजा यह हुआ कि जैसवार बैसवार में बट गया। अच्छा। कुर्मी भी जैसवार बैसवार में बट गया। आधे कुर्मी उधर चले गए जो जैसवार थे, उधर जो बैसवार थे उधर चले गए। तो फायदा किसका हुआ? फायदा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर लीड कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास दूसरे वोट बैंक भी हैं, मुस्लिम यादव भी है वहाँ पर। तो उसका जो है लाभ उनको, राकेश वर्मा को मिल सकता है। अब हम दरियाबाद की बात करें तो दरियाबाद में प्रधानमंत्री की सभा के बाद एक बार ऐसा लगा था कि भाजपा इतने बहुमत से जीतेगी, आंधी आ गई भाजपा की, भाजपा के इतने बहुमत से जीतेगी कि अता पता नहीं चलेगा। और वहाँ चूंकि सपा का विद्रोही कैंडिडेट भी था,
राजा की मौत के बाद उनके बेटे चुनाव मैदान में निर्दल हैं। हाँ, ये फैक्टर कितना सपा को, इससे किसको नुकसान हुआ? राजा दरियावाद के बेटे ने निर्दलीय लगा दिया, उसके बाद एक सेंटिमेंट्स आए उभरा कि राजा के बेटे जो थे वो सिर्फ उनका नुकसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गोप का ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा का भी नुकसान कर रहे हैं। जो राजा के प्रति सिंपैथी वाले रखने वाले लोग हैं उसमें भाजपा के भी लोग थे और इसके लोग भी थे। लेकिन बाद में गोप ने चुनाव को इतना बढ़िया मैनेज किया कि अब हार जीत का अंतर बहुत ही कम होगा। कोई भी जीते लेकिन हार जीत का अंतर कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। रामनगर की बात करें तो रामनगर में समाजवादी पार्टी ज्यादा प्रभावी है। वहाँ क्षेत्रीय विधायक के प्रति आक्रोश है लोगों में। हाँ, ये जो है मतलब शरद अवस्थी को लेकर के हम लोग भी जैसे गांव में गए, शराब कांड हुआ था, उस समय भी कुछ ऐसा एम्बियंस आ रहा था, लोगों के जो बातें थी। जो ब्राह्मण वोट, लेकिन ये हुआ कि जो ब्राह्मण मतदाता उनको नहीं देना चाहते थे, वहाँ बसपा ने भी ब्राह्मण उम्मीदवार दिया, उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा था। वो उनके तमाम कॉलेज वाले चलते हैं, जो बीएसपी उम्मीदवार था, तो उनको भी जो उधर भाजपा में नहीं जाना चाहते थे वो सपा की ओर नहीं गए। ओवरऑल अगर हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में कितनी सीटें हो सकती हैं भाजपा और सपा में? अगर करते हैं कांग्रेस को कुछ मिलेगा, खाता होता खुलेगा कि नहीं? का खाता खुल सकता है। तुनिश पुनिया बहुत बढ़िया चुनाव लड़े हैं, लेकिन जैसा कि दिखाई दे रहा था कि मुस्लिम मतदाता दो खेमों में बट गए थे, तो इसका लाभ भाजपा को भी मिल सकता है। अच्छा, इसका लाभ तो मतलब सीटों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो लगभग क्या होगा? लगभग समाजवादी पार्टी 5 सीटें तो पा ही जाएगी, 6 में से 5 सीटें। ये तो आप इतिहासी पलटने की बात कर, 2017 में सपा एक बार थी, 2017 में सपा एक सीट पर थी और जैसी स्थिति है। अच्छा। इस बार 2012 जैसी स्थिति है। समाजवादी पार्टी 2012 के लिए चुनाव लड़ रही है और उसके साथ उसको भाजपा के समक्ष उसको दोहराने की चुनौती है। 17 का इतिहास दोहराने की चुनौती है और समाजवादी पार्टी 12 का इतिहास दोहराना चाहती है। तो दोनों के पास है, मुद्दे हैं, तो कोई एक सीट तो चाहे दरियाबाद मिल जाए, चाहे जैतपुर मिल जाए, एक आध सीट 1 से 2 हो सकती है। 1 से 2 हो सकती है। 3 नहीं होगी। ये बड़ी बात है कि 6 में से 2 सीटें, 1 से 2 हो सकती, तीसरी नहीं होगी। ये तारिक भाई, आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है? देखिए, बाराबंकी की 6 सीटों में 1 सीट पर सपा और बसपा की लड़ाई है। सपा और बसपा के बीच में लड़ाई रामनगर, अच्छा, ये शहर वाली। हाँ, सुरेश यादव और हाँ, सारी 5 सीटों पर भाजपा की स्ट्रेट फाइट है और ट्रायंगुलर कहीं नहीं है। अच्छा, जैतपुर में जो कांग्रेस लड़ रही है वो तनुज पुनिया नहीं, मीडिया हाइक रही है। अच्छा। बाकी धरातल पे नहीं है। अच्छा, और उसका मुख्य कारण मैं दूंगा, क्योंकि आदमी चौंकेगा इस बात को। कारण ये है कि जैतपुर में सबसे ज्यादा वोट दलित है, दलित वोट ज्यादा है, पासी वोट सबसे ज्यादा है उसमें। पुनिया पासी बिरादरी के नहीं है। 2 पासी कैंडिडेट खड़े हैं और गौरव रावत और आपके नहीं अम्बरीश रावत बीजेपी से। हाँ। तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरी बात, जो पुनिया जी का वोट बैंक है वो मुस्लिम मेन मुस्लिम। इसके अलावा फिर जो गौतम की संख्या बहुत कम है वहाँ। अच्छा, न उन्हें कोई पंडित वोट करने जा रहा है, न ठाकुर वोट करने जा रहा है। हाँ। वर्मा वोट तो उनके नाम से 180 किलोमीटर दूर चला जाता है। अच्छा, क्यों? बेनी प्रसाद जी के वजह। अच्छा, बेनी प्रसाद। हाँ, तो वर्मा मिलना नहीं, वर्मा बहुत है वहाँ, वर्मा बहुत है। डिसाइडिंग फैक्टर सपा और भाजपा जैतपुर में स्ट्रेट फाइट है। सपा ओवरऑल 6 में से अब सिर्फ पुनिया जी ये कर सकते हैं कि सपा को हरा सकते हैं या भाजपा को जिता सकते हैं। जो बात अभी सतीश जी ने कही कि एक रिजल्ट हो सकता है जैतपुर के अलावा। हाँ, उसमें क्रूशियल फैक्टर होगा कुर्मियों का। अगर कुर्मी नहीं लौटता है सपा की तरफ, जैसा कि माना जा रहा है कि लौट रहा है, और अगर नहीं लौटता है तो भाजपा जीत जाएगी वो सीट। ओवरऑल कितना क्या कैलकुलेशन कर रहा है? सतीश जी ने तो बता दिया। मैं 5-1 पे ही हूँ। मैं 5-1 पे ही हूँ। मतलब 5 भाजपा, 5 सपा को मिल नहीं है। मैं स्टेट और थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि अभी सतीश जी कह रहे थे कि कुर्सी विधानसभा में हमेशा कुर्मी वोट इतना ही मिला है सपा को, इसलिए कि वहाँ ये फैक्टर है। बेनी प्रसाद जी जो हैं उस बिरादरी के नहीं, जहाँ वो वहाँ बैसवार बिरादरी ज्यादा है और वो रैकवार बिरादरी के हैं। तो हमेशा जो बाप को मिला वो बेटे को मिल रहा है वोट।
प्लस जो है वहाँ पर यादव फैक्टर भी है। यादव फैक्ट जो है वो फरीद मियाँ से नाराज था। इस बार जो मैंने आपसे कहा ना, फरीद मियाँ की तो सीट बदल दिया तो यादव 100% आ रहा है। यादव बहुत अच्छी तादाद में आ रहा है। एमवाई फैक्टर बहुत कस के आया है। जो 17 में चला गया था उसका रीजन हिंदुत्व भी थी और उसके अलावा साथ साथ कुछ लोकल फैक्टर भी थे, है ना। अगर तो 5 और 1 5 में सपा होगी और 1 भाजपा होगी। 1 भाजपा कौन सी है? हो सकता है कोई जरूरी नहीं हो सकता है 6 हो जाए, क्योंकि जो अभी हमारे दोस्त ने कहा सतीश जी ने कि वहां पर कांटे की लड़ाई है। अगर 1 सीट भाजपा कौन सी जीत रही है? सिर्फ दरियाबाद जीत सकते हैं वरना नहीं जीत सकते। अच्छा दरियाबाद में जीतने की वजह क्या एनालाइज कर रहे हैं आप? देखिए, एक तो मैं बता दूं, जो रुदौली है बगल के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, रुदौली में अगर रुश्दी मियाँ का टिकट होता तो यादव फिर नाराज होता और उसका इम्पैक्ट दरियाबाद में भी पड़ता है। अच्छा खासा यादव वोट है जो यादव को नहीं मिल रहा था। वहाँ एक घटना हो गई थी कई साल पहले बुरेडली ब्लॉक में कमियार में। 2 यादवों की जमीन कब्जा करने को ठाकुर लोग गए थे, वहाँ गोली चल गई थी, 2 यादव मार दिए गए थे। राजा ने उनका सपोर्ट नहीं किया था और ठाकुर का सपोर्ट किया था, तब से काफी नुकसान हो रहा था। मतलब यादव और ठाकुरों में लड़ाई हो? ठाकुर में हो गई जमीन, यादवों की जमीन कब्जा करने गए थे। तो वो जो क्या ये यादव ठाकुर की लड़ाई में भाजपा अपना तीसरी मतलब 2 बंदरों की लड़ाई? नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई। देखिए 2017 में अच्छा खासा उनको दलित मिला था। जैसे सतीश जी ने कहा कि वहां पर बहुत प्रभावशाली बीएसपी उम्मीदवार दिया है जगदेव प्रसाद, तो जो पासी वोट है अधिकांश तो वो ले जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर भाजपा और इनका नंबर है। ऐसा नहीं कि अच्छा, एक सवाल कि जो दरियाबाद से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, निवर्तमान विधायक हैं सतीश शर्मा को लेकर के क्या लोगों का इम्पैक्ट है? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यहाँ लोग भाजपा के लोग ही उम्मीद लगाए बैठे, तो जनरल फीलिंग थी कि 2 टिकट जरूर बदलेंगे, एक शरद अवस्थी का और सतीश शर्मा का। अच्छा। दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। सतीश शर्मा के खिलाफ? यस बिल्कुल थी। उन्होंने बहुत सी जमीनें कब्जा कराई हैं। सतीश शर्मा और शरद अवस्थी, इनका भी वही हाल रहा है। तो ये सब जो है इससे ही कार्यकर्ता खुद अंदर से संतुष्ट नहीं था कि हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे कामयाब होंगे नहीं होंगे। श्रीनिवास भाई, आपका कैलकुलेशन? हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर लड़ाई में है। जिसकी लड़ाई है उसकी लड़ाई भाजपा से ही है। नहीं, वो तो पूरे प्रदेश का हाल है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है। कांग्रेस और बसपा सिर्फ वोट काट रही है, इसको कहा जाए वोट कटवा पार्टी हो गई है इस चुनाव में। लेकिन बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों में आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है, अंदाजा? देखिए, सदर विधानसभा अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बसपा की स्थिति ये है कि बिल्कुल ठीक उसी तरह हो गई है कि ना खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे, ये स्थिति हो गई है। ठीक है। मतलब जो हार जीत पे आपको क्या लग रहा है? हार जीत में हमें तो ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि दलित मतदाता बसपा को वोट नहीं करेगा, लेकिन जिस तादाद में दलित मतदाता बसपा को वोट करता था वो नहीं कर रहा है इस बार। क्या 6 सीटों का कहाँ जा रहा है? सीट में कम से कम 3 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगी। अच्छा, कौन सी? हो सकता है दरियाबाद रहेगी। दरियाबाद, हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ। सदर में भी सदर में त्रिकोणीय मुकाबला है। हो सकता है कि आजादी के बाद से यहाँ कभी भाजपा नहीं आई है। तो और तीसरी सीट रामनगर में फरीद शरद अवस्थी कांटे की लड़ाई है। शरद अवस्थी को लेकर के नाराजगी सतीश जी भी और तारिक भाई भी बता रहे हैं। को लेकर के नाराजगी है, नाराजगी थी, है नहीं, नाराजगी थी, लेकिन दूर हो गई। दूर हो गई कि अच्छा, कैसे दूर हुई ये क्या? का भी जनसभाओं का भी फर्क पड़ता है। योगी जी ने वहाँ पिछली बार आपने देखा होगा जो 2017 में चुनाव हुए थे उसमें गोप की लहर थी, गोप की पूरे विधानसभा में लहर थी। योगी जी का कार्यक्रम लगा और उस कार्यक्रम की वजह से मतदाता एक तरफा पलट गया। इस बार योगी जी का कार्यक्रम लगा है और पिछली बार उन्होंने देवा महादेवा को करके ध्रुवीकरण भी कराया था। क्या इस बार ये ध्रुवीकरण और ये योगी जी की जनसभा कोई स्वीप शॉट नहीं खेल पाएगी? बुढ़वल चीनी मिल को लेकर के योगी जी ने अपनी जनसभा में ये बोला था कि हमने इस बार हमारी ये जो बुढ़वल शुगर मिल है 5 साल बाद उनको ये बातें याद आई और उन्होंने कहा
कि हम टेंडर इसका कर रहे हैं। अब ये बताइए कि ये 5 साल बाद याद आई, 5 साल तक याद नहीं आई, तो इसका जनता में इम्पैक्ट? हाँ बिल्कुल पड़ा। गन्ना किसान जो गया होगा, जो बुड़बल में जो यहाँ का शुगर जो इंडस्ट्री है या जो यहाँ का किसान है, गन्ना किसान है, उसको उसका कोई फैक्टर? हाँ, गन्ना किसानों को भुगतान हुआ। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सरकारें हुआ करती थी, इस बार गन्ना किसानों का सबसे ज्यादा भुगतान जिले में हुआ। ऐसा किसान ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अरे ये जो समझने वाले पत्रकार साथी थे, जिनके अनुसार बाराबंकी में उत्तर प्रदेश की तरह कांटे की लड़ाई है। बात यहाँ पर 50-50 की हो रही है, लेकिन इस 50-50 की लड़ाई में अगर वोटर कहीं से शिफ्ट हुआ तो पलड़ा किसी का भी भारी हो सकता है। दीजिए मुझे बाराबंकी से इजाजत, फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे शहर में। मतदान के बाद क्या बता रहे हैं मताधिकार और वहां के वोटरों का नजरिया, ये हम फिर अगले शहर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।